हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार के दूसरे वीडियो की बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक की बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अगर पहले का नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें। चलिए हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19 से है। 19(1)(a) में क्या है, तो विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात कहीं भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। यह मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। अब देखिए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसको समझिएगा। इसमें है, पहला है मौलिक अधिकार के तहत क्या क्या है। मानहानि का दावा। यदि मौलिक अधिकारों के आपका हनन हो रहा है तो आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) से संबंधित है RTI, सूचना के अधिकार के तहत। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप सूचना मांग सकते हैं, वह आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है, वह आपका अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। राष्ट्रगान गाने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है। ये सभी अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है। नेक्स्ट है, अब नागरिक अधिकार कौन कौन है। तो नागरिक अधिकार है मतदान देने का अधिकार और मतदान न देने का अधिकार। मेरी इच्छा है तो मैं मतदान दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। तो मतदान देने का अधिकार और नहीं देने का अधिकार का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ये नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1)(b), शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। भारत में कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है हमें, 19(1)(b) के तहत। 19(1)(c) के तहत है संघ बनाने का अधिकार, अर्थात राजनैतिक दल बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c) में है। अनुच्छेद 19(1)(d) में भ्रमण का अधिकार है, मतलब कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में, हमें कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1)(e), निवास का अधिकार। और नेक्स्ट है 19(1)(f) है, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा करके अब अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, अब ये मौलिक अधिकार से एक विधायी अधिकार के रूप में सिर्फ बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अनुच्छेद 19(1)(g) में है व्यापार का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19(2) में आपातकाल लागू होने पर इन अधिकारों का निबंधन। ठीक है, इन सभी अधिकारों का निबंधन हो सकता है आपातकाल लागू होगी तब। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20 में है। कहा जाता है कि जब तक कोई प्रचलित कानून का उल्लंघन ना करे तो वह व्यक्ति दोषी नहीं माना जाएगा, वह उसके लिए दोष संरक्षण का कार्य करेगा। कौन, अनुच्छेद 20 संरक्षण की कार्य करेगा, अनुच्छेद 20। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 के तहत वर्णित है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, इस सबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आता है। उससे इसमें निर्णय जो भी लेगा सर्वोच्च न्यायालय लेगा। ठीक है, और बिना, अब ध्यान दीजिए, व्याख्या इसकी क्या है कि बिना सहमति के ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और परीक्षणों को असंवैधानिक व अवैध करार दिया, क्योंकि यह अनुच्छेद 20 का उल्लंघन करता है। समझ में आ रही है। यह कहता है कि ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट उसकी सहमति से ही लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाता है तो फिर यह असंवैधानिक करार माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
वर्तमान में अनुच्छेद 21 के अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अधिकार को, किस अनुच्छेद, मौलिक अधिकार का कौन सा अनुच्छेद है जिसे कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 को वर्तमान में, ऐसे ऐसे पहले जो है 1962 के भारत चीन युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 के आपातकाल के समय में यह निलंबित हो चुका था, लेकिन अब यह निलंबित नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 को कब कब निलंबित किया गया था। तो 3 बार निलंबित हुआ अभी तक, 1962 के भारत चीन युद्ध में, युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और आपातकाल की स्थिति के दौरान, उस समय यह निलंबित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 21 को गैर निलंबित किया गया। यह मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया। इसका मतलब है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 को गैर निलंबित, मतलब कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यह कब किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया कि मौलिक अधिकार को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय बनाम मेनका गांधी वार्ड में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 21 के तहत मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कब कहा गया था, कब कहा था, तो 1978 में कहा था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A से है। शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, अनुच्छेद 19(1)A के तहत। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार है, यानी स्वस्थ रहने का अधिकार मेरा है, मैं दवा करा सकता हूँ। ठीक है, और दवा कराने के लिए स्वास्थ्य, यहाँ मस्त ने स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य सुधार के लिए हम विदेश जा सकते हैं। मेडिकल वीज़ा का प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत है। नेक्स्ट है भोजन का अधिकार। खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसी के तहत बना। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कहा गया कि भोजन का अधिकार है, कि हर एक व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है सोने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत है कि हम सो सकते हैं, सोने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है आजीविका का अधिकार। आजीविका मतलब कहीं भी जीवन यापन करने का अधिकार मुझे है, यह अनुच्छेद 21 के तहत है। नेक्स्ट है निवास का अधिकार। इसी के तहत जो है राजीव गांधी आवास योजना चलाई गई कि हर एक व्यक्ति को निवास का अधिकार है। वहीं बिजली का भी अधिकार है, आज एक मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। और एकांतता का अधिकार, यानी फ़ोन टैपिंग गैर कानूनी है एकांतता के अधिकार के तहत, यानी मेरी निजता को कोई भंग नहीं कर सकता है, यह एक गैर कानूनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। किस किस स्थिति में हमें गिरफ्तारी से रोका जाएगा। अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिए क्यों हुआ था ऐसा। तो क्या हुआ था कि 17 मार्च 1919 को एक कानून आया था जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसे भारत में काला कानून के नाम जाना जाता है, जिसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर उठा करके इसे जेल में नज़रबंद कर दिया जाता था। तो इसी के लिए जो इसी के समय ऐसा आया कि नहीं, भारतीय नागरिकों के लिए जो है अधिकार दिए जाना चाहिए कि उनके गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण होना चाहिए, गिरफ्तार उन्हें नहीं किया जाना चाहिए। गिरफ्तार किन किन स्थितियों में हो सकता है और किन किन स्थितियों में नहीं हो सकता है, तो इसके बारे में इसमें दिए गए हैं। तो गिरफ्तारी का कारण, पहला है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा आपको। किसी भी व्यक्ति को यदि पुलिस पकड़ती है तो उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 22 के तहत है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा और वकील रखने का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 22 के तहत है कि वकील रखने का अधिकार उसे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और शोषण से के विरुद्ध अधिकार में जो पहला है मानव दुर्व्यापार व बलात्श्रम पर प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 23 के तहत है। मानव तस्करी, बेगार इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया, अनुच्छेद 23 के तहत। यह भारत के गैर नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है।
मतलब बलात्श्रम, मतलब उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं कर सकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध अधिकार को निम्नलिखित में शामिल किया गया है, जैसे महिला, पुरुष और बच्चों की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति, देवदासी, दास, ये सब रखना प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत अगर देवदासी रखते हैं या फिर खरीद बिक्री बच्चों की कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 23 जो है उसे रोकने के लिए प्रतिबंधित है। मतलब ये रोका, अनुच्छेद 23 के तहत इसे रोका जा सकता है, रोका जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम 13 के तहत 1956 में लागू किया गया कि अनैतिक दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद द्वारा बाल मजदूर कानून 1976 में लागू किया गया, अनुच्छेद 23 के तहत ही। नेक्स्ट है भारत संसद द्वारा घरेलू हिंसा कानून 2005 लागू किया गया, अनुच्छेद 23 के तहत ही, कि किसी को प्रताड़ित आप नहीं कर सकते, घरेलू हिंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब अनुच्छेद 23 से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पे मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी दशा में अमानवीय मतलब कार्य नहीं करा सकते हैं, यह प्रतिबंधित है। ठीक है। तो मूल संविधान में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को अमानवीय दशा में बाल श्रम पर प्रतिबंधित है। ठीक है। इसके लिए आप केस कर सकते हैं और उसके लिए संरक्षण उसे दिया जाएगा। ठीक है। संविधान के तहत मतलब ये आपका कोर्ट के द्वारा उसे संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। संविधान संशोधन 2002 में कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी दशा में बाल श्रम प्रतिबंधित है, यानी उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में यह वर्णित है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करवाते हैं तो आप कानूनन जुर्म के अधिकारी हैं, आप उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि धर्म के अंतःकरण, आस्था, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म में आस्था रख सकता है। यह अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अंतःकरण का मतलब है मन से करना। ठीक है। वह धर्म परिवर्तन, जैसे धर्म परिवर्तन कर सकता है। धर्म परिवर्तन अपराध नहीं है जब तक कि वह धन, बल और प्रलोभन के द्वारा न किया जाए। मतलब धन, बल, प्रलोभन के द्वारा अगर धर्म परिवर्तन कोई कर रहा है तो यह अपराध है, लेकिन अगर अपने मन से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो अनुच्छेद 25 के तहत उसे धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है आस्था, मतलब धर्म में दिखावा। धर्म में दिखावा करने का उन्हें अपना मौलिक अधिकार है, जैसे कि एक सिख चाहे तो केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा पहन सकता है और उसे कहीं भी पहन कर को जा सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे हिंदू के लिए है सीखा, टीका, कड़ा, कलेवा, जनेऊ, तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके लिए कहीं आपको रोका नहीं जा सकता है। जैसे सिंधु कलेवर, मतलब हाथ में जो है जो रच्छे बांधते हैं, धागे बांधते हैं, वे बांध सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं। माथे पर तिलक लगा सकते हैं और जनेऊ पहन सकते हैं, आप उनके लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको इस तरह से नहीं आना है। ठीक है। यह आपके मौलिक अधिकार में तहत है। अनुच्छेद धार्मिक अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 25 के तहत यह है कि आप, यह धर्म से रिलेटेड है और इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम जो है टोपी और दाढ़ी रख सकते हैं मुस्लिम, और टोपी पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं टोपी पहन करके, उसके लिए वह उनका मौलिक अधिकार है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है प्रचार प्रसार। धर्म को फैलाने के लिए जुलूस निकालना, रैलियाँ निकालना, ये वो कर सकते हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ मतलब इसके लिए कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत यह सभी बातें दी गई हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य करने के लिए कोई भी कार्य करें हम तो प्रबंध की स्वतंत्रता हमारे पास है। जैसे इसमें क्या, धार्मिक संप्रदाय के लोगों को समूह जिसमें 3 विशेषताएं हैं, वो समूह बनाने का अधिकार है कि सबके विचार एक हों, सबके विचार एक हैं, समूह में एक संघात्मक ढांचा हो और समूह का एक विशेष नाम हो, तो वह समूह बना सकता है, धार्मिक संप्रदाय बना सकता है, यह उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्यों को कर न देने की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में टैक्स नहीं देना है, इसकी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 27 के तहत, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके लिए धार्मिक कार्यों में सरकार के द्वारा उसे कर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 28 संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सरकार और
अर्ध सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। पहला बात, सरकारी और अर्ध सरकारी जो स्कूल हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन छात्र धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 28 में कहा गया कि मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तथा छात्र धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य होगा। इसमें यह वर्णित है कि अनुच्छेद 28 में कि छात्र जो है मदरसा में शिक्षा दी जाएगी और उसमें जो है छात्र बाध्य होगा लेने के लिए। ठीक है, तब इसका भी धीरे धीरे अब विरोध हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग हुई है अब। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, अपनी भाषा, लिपि को बनाए रखने की स्वतंत्रता है। कोई अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जो कम लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, वे अपनी भाषा, बोली की पहचान बनाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उन्हें विवश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार है। यानी जो व्यक्ति अल्पसंख्यक हैं वे चाहें तो अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, उनका यह अधिकार है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या भाई? ऐसा धर्म जिनकी जनसंख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या की आधी से कम हो, तो वह अल्पसंख्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट है किसी भी धर्म की अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत वर्णित है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 में है। और इसमें जो है सबसे पहला है अनुच्छेद 32 की बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु 5 प्रकार की रीट जारी करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए रीट सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की डालता है, या किस अधिनियम, पहले तो किस अनुच्छेद के तहत डालता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत डालता है। और कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कौन कौन से 5 प्रकार की रीट है इसके बारे में देखें हम लोग। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि अगर जारी करता है, ये कौन बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन जारी करता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। प्राण की स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण, ये कब? बंदी प्रत्यक्षीकरण प्राण की स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण जारी किया जाता है राज्य व नागरिकों के विरुद्ध। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लॉन्च करता है, जारी करता है, तो यह राज्य व नागरिकों के विरुद्ध करता है, किसी राज्य द्वारा या नागरिकों के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय वो लागू कर सकता है, मतलब वहाँ पे जारी कर सकता है। नेक्स्ट है दूसरा है परमादेश, कार्यालयी रीट। कार्यालयी रीट है यह, और इस पर जो है सरकारी अधिकारी के खिलाफ यह जारी किया जाता है। यह पदीय कर्तव्यों का पालन न करने के कारण परमादेश जारी किया जाता है। परमादेश किसके कारण जारी किया जाता है, तो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो पदीय कर्तव्यों मतलब पद पर रहते अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, उसके लिए परमादेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरा है अधिकार परीक्षा। यह एकमात्र रीट है जो आदेश न होकर कार्यवाही की जाती है। यह आदेश नहीं होता है, इस पर कार्यवाही की जाती है, पद की वैधानिकता की जांच की जाती है और सरकारी अधिकारी के विरुद्ध यह होती है, उस पर डायरेक्ट कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद, नेक्स्ट है 4 उत्प्रेषण। चौथा जो है उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण मतलब है एक न्यायालयी रीट है और इसके तहत जो है लोक महत्व के मुद्दे के कारण जो है यह रीट जारी की जाती है। लोक महत्व के मुद्दे पर जब गड़बड़ी होती है, जिससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस स्थिति में यह जारी की जाती है और वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के विरुद्ध भी यह जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है यह न्यायालय रीट है अभी, और यह वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती है कार्य क्षेत्र को सीमित करने के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो हम लोगों ने 5 प्रकार के जो रीटों को देखा। अब अनुच्छेद 33 है, शक्तियों को लागू करने में संसद की शक्ति होती है। शक्तियों को लागू करने में जो है शक्तियों की संसद की शक्ति है। संसद के पास अपने कर्तव्य को उचित पालन करने एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए संसद मौलिक अधिकारों में
को प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को चाहे तो संसद प्रतिबंधित कर सकती है जब अपने कर्तव्य को उचित ढंग से पालन न हो सके, तो उसको अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 के तहत अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि शक्तियों का सेना विधि के समय निर्बंधन। अगर सेना विधि मतलब लड़ाई लग जाए, कहीं भी सेना कार्य करे, वहाँ पर सेना जा रही है, मार्शल लॉ लागू हो गया है, उस स्थिति में मौलिक अधिकार प्रतिबंधित करने का अधिकार है या संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 35, शक्तियों के लिए विधान। शक्तियों के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 35 के तहत संसद को दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में देखा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी अन्य वीडियो पर, किसी अन्य टॉपिक पे अगर कुछ पढ़ना है तो आप उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। हाँ, जल्द ही आप लोगों को मतलब अब लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर टेलीग्राम पे आप चाहें तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो व्यक्ति नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।